मेरे ख्वाब मरे नहीं मारे गए हैं जनाब। फर्क है मर जाने में और मार दिए जाने में, जैसे फर्क है लाश बन जाने में और जिंदा लाश बन जाने में। नमस्कार बुद्धिजीवियों, अटल जी ने कहा था कि सरकारें आएंगी जाएंगी मगर यह देश रहना चाहिए, यह देश रहना चाहिए। और यह देश तब रहे तब बचे जब हम सपने देख पाएं और पूरा देश मिलकर हमारा सहयोग करे, क्योंकि भविष्य तो वहीं से बनना है। लेकिन जिसकी जवाबदेही सबसे ज्यादा हो यानी तंत्र की, वहां से पेपर लीक हो जाता है। हालिया विवाद से तो अब आप बखूबी परिचित हो गए होंगे नीट 2026 पेपर लीक के बारे में। तो आइए पहले समझ लेते हैं मामला क्या है। तो हुआ यह कि 3 मई 2026 को पूरे देश भर में परीक्षा का आयोजन हुआ। हजारों बच्चों ने एग्जाम दिया, लेकिन कुछ ही दिनों में यह खबर फैली कि परीक्षा में गड़बड़ी हुई है और लगभग 410 क्वेश्चंस व्हाट्सएप ग्रुप में सर्कुलेट किए गए हैं। और सबसे जरूरी बात यह निकली कि 120 क्वेश्चंस एग्जैक्टली मैच खा रहे थे केमिस्ट्री के एक्चुअल पेपर से। समस्या यह नहीं कि पेपर लीक हो गया है, बल्कि समस्या यह है कि पेपर लीक एक सामान्य घटना बन गई है जो कि दुर्लभ होनी चाहिए थी। पर होता क्या है इसके बदले? आपको याद होगा 2024 का नीट पेपर लीक का मामला। जांच में आरोप सामने आए कि कॉन्फिडेंशियल पेपर्स स्टोरेज पॉइंट से निकाले गए, तस्वीरें ली गई, फिर एक गुप्त जगह पर सॉल्वर्स बैठाए गए और धीरे धीरे पूरा नेटवर्क एक्टिव हो गया। केंद्र और राज्यों में सरकार किसी की भी हो, पेपर लीक्स और स्कैम्स होते रहे हैं। सरकारों को यह जरूर सोचना चाहिए कि अपोजिशन में बैठकर आप जनता की आवाज बन जाते हो, और जब आप रूलिंग पार्टी थे तो आपने यह बेहतर क्यों नहीं किया? आरोप प्रत्यारोप से अब जनता, बच्चे सभी थक चुके हैं। जनाब समझिए, भारत अभी भी गरीबों का देश है, संसाधनों की कमी है। मिडिल क्लास सपने देख सकता है एक हद तक और एक सीमा तक, ज्यादा से ज्यादा 2-3 साल या फिर 4 साल, फिर वो भी दम तोड़ देता है। अगर एक भी सीरियस बच्चा तंत्र की वजह से अगर हार जाए तो वी फेल्ड एज अ सोसाइटी, वी फेल्ड एज अ डेमोक्रेसी। अब अगर स्कैम्स की बात हो तो व्यापम स्कैम का नाम लिए बिना शायद यह चर्चा अधूरी रहेगी। व्यापम यानी व्यवसायिक परीक्षा मंडल, मध्य प्रदेश का वही एग्जामिनेशन सिस्टम जिसके जरिए मेडिकल एंट्रेंस, पुलिस रिक्रूटमेंट, टीचर रिक्रूटमेंट, फॉरेस्ट गार्ड जैसी दर्जनों सरकारी भर्तियां कराई जाती हैं। लेकिन धीरे धीरे यह सिर्फ एग्जामिनेशन सिस्टम नहीं रहा, कथित तौर पर यह भारत के इतिहास का सबसे बड़ा रिक्रूटमेंट फ्रॉड में बदल गया। कहा जाता है कि यह नेटवर्क 1990 के दशक से एक्टिव था और सबसे डरावनी बात, देश को इसकी भनक तक नहीं लगी। लगभग 2 दशक तक भर्तियां होती रहीं, नौकरियां बिकती रहीं और सरकार बस देखती रही। फिर 2013 में यह मामला खुला, जांच शुरू हुई, गिरफ्तारियां हुई, पॉलिटिकल नेम सामने आए, जैसे मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री लक्ष्मीकांत का। साथ में मिडलमैन, सॉल्वर्स, ऑफिशियल्स, कई लोग जांच के घेरे में आए। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई। देश तब और डर गया जब इस मामले से जुड़े कई लोगों की सस्पिशियस डेथ्स की खबरें आने लगी, जैसे विटनेसेस, एक्यूज्ड, जर्नलिस्ट, कनेक्टेड इंडिविजुअल्स। जो इस केस में जुड़े थे उनकी एक एक करके मौत की खबरें आने लगी। और यहीं से यह सिर्फ एक एग्जाम स्कैम नहीं रहा, यह उस दर का प्रतीक बन गया जहां तंत्र इतना शक्तिशाली दिखने लगता है कि सत्य भी असुरक्षित महसूस होने लगता है। और यह कोई सिर्फ एक लौता मामला नहीं था। बीपीएससी, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, राजस्थान एलिजिबिलिटी एग्जामिनेशंस फॉर टीचर्स, उत्तर प्रदेश पुलिस रिक्रूटमेंट एग्जाम। और यह तो 4-5 सालों की घटनाएं हैं जो कि पूरे देश में होने वाले स्कैम्स का शायद कुछ प्रतिशत हैं। स्कैम का इतिहास इतना लंबा है कि बस आप एक गूगल करो, आप थक जाओगे और हमारे लोकतांत्रिक ढांचे को ढहते हुए देख आपको बड़ी पीड़ा होगी। पाश की कविता पढ़ी थी मैंने, सबसे खतरनाक होता है हमारे सपनों का मर जाना। जब पढ़ा तो सोचा हाँ सच ही तो कहा है पाश ने, अगर सपने मर या मार दिए जाएं तो कुछ बचता ही नहीं जीवन पर्यंत धोने को। अब आइए बात कर लेते हैं पेपर लीक हो कैसे रहा है, यह सब नेटवर्क कैसे काम करता है, यह सुनिए। एक व्यक्ति मेरे संपर्क में है जो कि बिहार का रहने वाला है। वह आर्मी की भर्तियां, कांस्टेबल, पुलिस और रेलवे ग्रुप डी जैसे एग्जाम्स देता रहता है। मैंने उससे पूछा तो उसने कहा कि हमारे यहाँ तो पेपर सेट हैं, आर्मी के लिए 12 लाख, कांस्टेबल के लिए 7 लाख और ऐसे ही अलग अलग एग्जाम्स के लिए अलग अलग रेट चलता है। ये पूरा नेटवर्क गांव तक फैला होता है। बड़ी आसानी से आप इसके नेटवर्क से मिल सकते हैं। वो कुछ एडवांस पेमेंट करके पेपर के दिन या तो आपको पेपर मिल जाएगा, नहीं तो किसी और से पेपर दिलवा देंगे, या ब्लूटूथ जैसी डिवाइसेस का उपयोग। और इसमें स्कूल प्रशासन मिलकर काम करते हैं।
अरे कुछ वक्त के लिए साइड में रखते हैं नीट एग्जाम स्कैम को। यह सब स्कैम कई सालों से बिहार और यूपी अन्य राज्यों में चलता जा रहा है। हर साल इन एग्जाम्स में लोग पैसे देकर सिलेक्ट हो रहे हैं और किसी को पता तक नहीं। अब सोचिए कि जो पेपर लीक होने के मामले सामने आए हैं वो तो मामले हम सब जानते हैं, पर कितने सारे पेपर स्कैम हर साल हो रहे हैं जिनकी कोई कवरेज ही नहीं है। स्कैम लिस्ट में वे जो सक्सेसफुली कंडक्ट हो गए हैं उनका क्या? भले आपको लगता हो कि सारे पेपर लीक्स अलग अलग तरीके से हो रहे हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। हर एक पेपर लीक होने के कुछ कॉमन फैक्टर्स हमें हमेशा देखने को मिले, जैसे कि किसी अंदर के व्यक्ति का शामिल होना। यह सब एक पूरा नेक्सस की तरह काम करता है। किसी बड़े इनसाइडर जिसकी पहुंच सरकार में आसमान छू रही हो, उसकी इन्वॉल्वमेंट कोर रीजन बन जाती है और पकड़े जाने पर प्रेशर की वजह से उस तक आंच पहुंचती ही नहीं। अगर कहानी लिखने वाला ही छूट जाए तो किरदार पकड़कर आप क्या ही कर लेंगे, वह नए किरदारों को ले आएगा। उदाहरण स्वरूप व्यापम स्कैम। सरकार इनक्रिप्टेड फॉर्म में प्रिंटिंग प्रेस को पेपर्स छपने के लिए भेजती है और कुछ पैसों के लालच पहला स्टेज ही बन जाता है पेपर लीक का। फिर दूसरे चरण में उसे सिक्योर करा जाता है किसी सेफ हाउसेस में। वहां पर कुछ व्यवस्थापकों की वजह से पेपर लीक हो जाते हैं और किसी तरह वहां से बचा तो एग्जाम हॉल में वह बिक जाता है। आखिर वह एक पन्ना जो उनके लिए शायद एक कागज का टुकड़ा है, पर किसी के लिए कोहिनूर सी अहमियत रखता है, बिकता जाता है। अक्सर इन लीक्स के पीछे इनसाइडर इन्वॉल्वमेंट, पैसों का लालच, कमजोर सिक्योरिटी चेन, कोचिंग, पॉलिटिकल, क्रिमिनल नेक्सस, स्लो इन्वेस्टिगेशन, यह सब मिलकर एक बच्चे के भविष्य को बिखेर देते हैं। तो फिर आइए नजर डालते हैं कुछ उपायों पर जो इसे एक कमजोर ढांचे से मजबूत ढांचे की तरफ ले जाएं। युवाल नोआ हरारी सेड दैट अ सिस्टम सर्वाइव्स ओनली व्हेन पीपल कलेक्टिवली ट्रस्ट देम। और इस विश्वास को मजबूत करने के लिए हम सबको काम करना पड़ेगा और इसके लिए हमें पूरे एग्जामिनेशन इकोसिस्टम को रीडिजाइन करना पड़ेगा। एक्सपर्ट बिलीव्स दैट गवर्नेंस फेलियर, वीक लॉजिस्टिक्स, करप्शन और हाई प्रेशर एग्जाम कल्चर, यह सब चीजों की सहभागिता होती है एक पेपर लीक होने में। 2024 नीट पेपर के बाद राधाकृष्णन कमेटी का गठन हुआ ताकि वह रिफॉर्म के लिए एक उपयोगी सुझाव दे सके और इन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण सुधारों पर बात की। अगर यह सुधार चरणबद्ध तरीके से हो तो काफी हद तक इसका समाधान हो सकता है। पर फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन ने सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन डाला कि इस कमेटी की रिकमेंडेशन को एनटीए ने कभी इंप्लीमेंट किया ही नहीं। राधाकृष्णन कमेटी ने कहा कि क्वेश्चन पेपर्स इनक्रिप्टेड फॉर्म में डिजिटली एग्जाम सेंटर्स तक पहुंचाए जाएं और वहां ऑन साइट प्रिंटिंग हो एग्जाम से थोड़ी देर पहले। दूसरा समाधान, डिजी एग्जाम नाम से एक प्लेटफॉर्म बनाया जाए इंस्पायर्ड बाय डिजी यात्रा इनिशिएटिव, जिससे हर एक कैंडिडेट्स की बायोमेट्रिक्स और फेशियल रिकॉग्निशन का प्रयोग कर कैंडिडेट्स की सिक्योर आइडेंटिटी वेरिफिकेशन बनाई जाए। और सबसे जरूरी, इस कमेटी ने एक रेड टीम और ब्लू टीम मॉडल को अपनाने की बात कही। रेड टीम यानी अ ग्रुप ऑफ एथिकल हैकर्स जो कि सिस्टम को हर तरह से ब्रीच करने की कोशिश करेंगे, और दूसरी टीम यानी ब्लू टीम इस अटैक को हर तरह से बचाएगी जिससे ये पूरा सिस्टम सिक्योर हो पाए और साइबर फ्रॉड, सिक्योरिटी ब्रीच जैसी समस्याएं कम से कम होंगी। मल्टी शिफ्ट एग्जाम, कमेटी का कहना था कि एग्जाम 2 से 3 चरणों में लिए जाएं ताकि पेपर लीकेज की समस्या कम से कम हो। एनटीए में जरूरत है एक बड़े रिफॉर्म की। इसे 3 सब कमिटीज में बांटा जाए। पहले का काम टेस्ट ऑडिट, एथिक्स एंड ट्रांसपेरेंसी का हो। दूसरा नॉमिनेशन और स्टाफ कंडीशंस देखे। तीसरा स्टेक होल्डर रिलेशनशिप मेंटेन करे। यानी एनटीए में बड़े बदलाव की आवश्यकता है। और फिर लॉन्ग टर्म गोल्स के तौर पर हमें क्या क्या इंप्लीमेंट करना होगा फ्यूचर में, इसके बारे में देख लेते हैं। कंप्यूटर एडाप्टिव टेस्टिंग, जिससे शायद 95% पेपर लीक्स की समस्या ही खत्म हो जाए। और इसको देखते हुए हमारे एजुकेशन मिनिस्टर ने, धर्मेंद्र प्रधान ने अनाउंस किया कि अगले साल से कंप्यूटर एडाप्टिव टेस्टिंग कराई जाएगी। हो फॉर द बेस्ट। स्ट्रॉन्ग साइबर सिक्योरिटी सिस्टम जैसी तकनीक को भविष्य में लाना होगा। और अगला रिफॉर्म एआई ड्रिवन डायनामिक क्वेश्चन, जैसे कि जीआरई और जीएमएटी मॉडल पहले से एआई ड्रिवन है, उसी के तर्ज पर हम एक एआई इंजन क्वेश्चन बैंक से तुरंत पेपर जनरेट कर हजारों की संख्या में पेपर बना सकते हैं। एआई से पेपर में डिफिकल्टी लेवल तो सेम होगी, पर पेपर के क्वेश्चंस एक दूसरे से बिल्कुल अलग। यह मॉडल बहुत इफेक्टिव हो सकता है। साथ में हर एक पेपर पर क्यूआर वाटर मार्किंग कोड हो, जिसकी मदद से पेपर लीक का स्रोत हमें पता चल सके। और साथ ही में हमें समझना होगा कि सबसे फंडामेंटल जरूरी चीज है सीट्स बढ़ाना। जैसे नीट में 23 लाख बच्चे हर साल एग्जाम दे रहे हैं और सीट 1 लाख है।
तो ये जो इतना बड़ा गैप है उसे कम करना होगा। यह समस्या फंडामेंटल है और यही माफियाओं को अलग अलग चोला पहनकर यह सब करने को प्रेरित करती है। आइए कुछ देशों से कुछ सीखने की कोशिश करते हैं, पर यह बात ध्यान रहे कि हर देश अपने आप में इंडिविजुअल होता है, उसकी परिस्थितियां अलग होती हैं, तो वह देश अपने तरीके से उससे लड़ने की कोशिश करता है। वह प्रेरणा ले सकता है पर नकल से आगे नहीं बढ़ सकता। तो हम इन उदाहरणों से प्रेरित होकर अपनी तरह का रिफॉर्म करेंगे ताकि हम नकल ना करें किसी भी देश की। उदाहरण के तौर पर चीन का गाओ काओ एग्जाम, यह कोई बहुत परफेक्ट तरीके से कराया जाने वाला एग्जाम नहीं है। इसमें भी करप्शन दिखता है। हमें चीन के कई एग्जाम्स में करप्शन, पेपर लीक जैसी समस्याएं खूब दिखती हैं, लेकिन हमें उनसे सीखना चाहिए कि उनका ड्रोन से सर्विलांस, फेशियल रिकॉग्निशन, सिग्नल जैमिंग डिवाइसेस, स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी बहुत बड़ी भूमिका निभाता है कि पेपर लीक और करप्शन ना के बराबर हो। इसी तरीके से साउथ कोरिया का कोरिया इंस्टीट्यूट फॉर करिकुलम एंड इवेल्युएशन, सिंगापुर का सिंगापुर एग्जामिनेशंस एंड असेसमेंट बोर्ड, जापान में नेशनल सेंटर टेस्ट इत्यादि, यह सब देशों में मोर और लेस वही तकनीक प्रयोग में आती है जिसे हम अब तक इंप्लीमेंट नहीं कर पाए हैं। और इन देशों का कुछ एडवांटेज भी है जिसकी वजह से यहाँ एग्जाम्स सक्सेसफुली कंडक्ट होते हैं, जैसे लेस पॉपुलेशन डेंसिटी, लेस करप्शन, मोर रिसोर्सेज, लेस पॉवर्टी, डेवलप्ड इंफ्रास्ट्रक्चर, जिस पर हमें अभी काम करना है, खूब काम करना है। तो जब तक राजनीतिक इच्छा शक्ति नहीं होगी तब तक एग्जाम्स लीक्स की घटनाएं होती रहेंगी। तो हमारा निवेदन है इसे इंप्लीमेंट करें और बच्चों के भविष्य से ना खेलें। हम एक लोकतांत्रिक देश में रहते हैं और आपको हमारे लिए चुनते हैं। और अगर आप ऐसे ही सिस्टम को खोखला बनाते जाएंगे तो भूलिएगा मत, जिस सिंहासन पर आप बैठे हैं वहां अपनी मर्जी से नहीं बैठे, आप बिठाए गए हैं। तो रामधारी सिंह दिनकर की वह कविता अपने जहन में जलाए रहिएगा कि सदियों की ठंडी बुझी राख सुगबुगा उठी, मिट्टी सोने का ताज पहन इठलाती है, दो राह समय के रथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। अस्तु, जय जगत।